हेलो एवरीवन। आज हम ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि ग्लोकोमा को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो किसी भी बीमारी के मैनेजमेंट में हम सबसे पहले मेडिकल अप्रोच चुनते हैं। अगर मेडिसिन के द्वारा डिजीज कंट्रोल में नहीं हो रही फिर हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं। ठीक, तो ग्लोकोमा में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो इंट्राकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एक्वस ह्यूमर ज़्यादा रिलीज होने की वजह से। तो तुम क्या कर सकते हो, या तो तुम एक्वस ह्यूमर के फ्लो को मतलब बाहर निकाल सकते हो या फिर उसके प्रोडक्शन को तुम घटा सकते हो। अब एक्वस ह्यूमर तुम्हारा बाहर कैसे निकलता है, एक ट्राबेकुलर मेसवर के द्वारा निकलता है, 90% तो इसी के द्वारा निकलता है और 10% तुम्हारा यूवीओ स्क्लेरल आउटफ्लो के द्वारा निकलता है। या तो तुम उसके आउटफ्लो को बढ़ा सकते हो या फिर उसके प्रोडक्शन को घटा सकते हो। तो देखो कौन कौन से ड्रग हैं जो आउटफ्लो को बढ़ाते हैं। इसमें तुम्हारी दो ड्रग आती है, एक पिलोकार्पिन और एक प्रोस्टाग्लैंडिन। और दो ड्रग तुम्हारी प्रोडक्शन को घटाती है। इसमें एक बीटा ब्लॉकर आता है और दूसरा तुम्हारा आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर। बाकी कुछ ड्रग जो है ड्यूअल एक्शन भी शो करते हैं, उसके बारे में हम अभी आगे देखते हैं। तो हम सबसे पहले प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो एंटी ग्लोकोमा ड्रग यूज होती हैं उसमें तुम्हारा जो सबसे पहली ड्रग है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। और इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ड्रग है पिलोकार्पिन। एक मस्करेनिक एगोनिस्ट होता है। तो जितने भी मस्करेनिक एगोनिस्ट ड्रग होते हैं वो मस्करेनिक रिसेप्टर पे काम करते हैं। और ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हमारी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल पे प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आपने फार्मा में पढ़ा ही होगा। तो सिलेरी मसल पे काम करते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। वहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उससे बाइंड करके और जो स्क्लेरल स्पर उसको पुल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्राबेकुलर आउटफ्लो इंक्रीज कर जाता है। तो स्क्लेरल स्पर क्या है, ये एक तरह का कह सकते हैं स्क्लेरा का ही प्रोट्रूजन होता है इंटीरियर चैम्बर में। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है पीछे की तरफ जाती, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्क्लेरल इस पर ये भी पीछे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से ये ओपनिंग इंक्रीज करती है और इसी वजह से क्या होता है, ट्राबेकुलर आउटफ्लो इंक्रीज करता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि ये यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो को घटा देती है। ट्राबेकुलर आउटफ्लो को तो बढ़ाती है पिलोकार्बिन, बट यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो को घटा देती है। इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट भी है, जैसे कि यूवीआईटिस, सिलेरी स्पाजम और कैटरैक्ट। बाकी जो दूसरी ड्रग होती है तुम्हारी बीटा ब्लॉकर। अब सिलेरी बॉडी में क्या होता है, बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये बीटा ब्लॉकर क्या करता है, जाके इससे बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है। इसको मोस्टली जो डे टाइम में यूज करते हैं, क्योंकि जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो डे टाइम में ज़्यादा इंक्रीज करता है और नाइट में जो है डिक्रीज कर जाता है। इसलिए जो है 20 से 30% प्रोडक्शन के घटाता है डे टाइम में। बाकी बीटा ब्लॉकर दो टाइप के होते हैं, एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, एक सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। तो नॉन सिलेक्टिव में तुम्हारा टीमोलॉल, लेवोबिनोलॉल, कार्टेयोलॉल आता है और सिलेक्टिव में तुम्हारा बीटाऑक्सोलॉल आता है। तो जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं उसमें तुम्हारा देखो बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक कर देता है। लेकिन जो सिलेक्टिव होता है वो मेनली तुम्हारा बीटा 2 रिसेप्टर को टारगेट करता है। तो तुम्हारा इसलिए सिलेरी बॉडी में देखो बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होती है, इसलिए मोस्टली सिलेक्टिव यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर नॉन सिलेक्टिव यूज़ किया जाएगा उसके काफ़ी देखो काउंटर इंडिकेशन है। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा है उसमें दोगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाएगी। या फिर किसी को अगर सीओपीडी है तब भी अगर एरिदमिया है तो वहाँ पे भी हार्ट को इफ़ेक्ट कर देगा, क्योंकि पहले से इरेगुलर हार्ट बीट चल रही है। और इसकी वजह से क्या होता है, बीटा ब्लॉकर की वजह से ये ड्राई आई कंडीशन भी करा देता है, क्योंकि ये टीयर के प्रोडक्शन में इंटरफियर करता है और डिप्रेशन इसकी वजह से भी बढ़ जाता है, क्योंकि टीयर का ड्रेनेज सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से नेज़ोलैक्राइमल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन भी करा देता है। तो ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट हैं बीटा ब्लॉकर के। वहीं पे जो तुम्हारी जो तीसरी ड्रग आती है वो है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। तो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में तुम्हारा आता है इपिनेफ्रिन, जिसको कि डिपिवेफ्रिन भी कहते हैं। तो डिपिवेफ्रिन जो तुम्हारा प्रो ड्रग है इपिनेफ्रिन का, और ये क्या करता है, इसका केवल इंट्राऑकुलर साइड इफेक्ट होता है। तो देखो तुम्हारा एपिनेफ्रिन ये देखो ट्राबेकुलर आउटफ्लो को तो बढ़ाता ही है, साथ में प्रोडक्शन को भी घटाता है। मतलब इसलिए इसका जो है डिवल मैकेनिज्म है, दो काम कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी ड्रग मानी जाती है। वहीं पे इसका एडवर्स इफेक्ट दो ड्रग हमको देखने को मिलेंगे, एक सिस्टमिक एक ऑकुलर एडवर्स इफेक्ट। सिस्टमिक में तुम्हारा स्वेटिंग बहुत ज़्यादा, पसीना का घबराहट होगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन। और ऑकुलर में आई में तुमको ब्लेफेरोकंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा देखने को मिलेगा एफेकिया कंडीशन में। अगर एफेकिया का लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देखें। और पीपल डायलेशन भी यहाँ पे मिलता है। बाकी डिपिवेफ्रिन जो कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में। अगर किसी को एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है तो वहाँ पे हम डिपिवेफ्रिन नहीं देते हैं उसमें।
वहीं पे देखो एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में तुम्हारा जो अल्फ़ा टू एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है उसमें तुम्हारी दो ड्रग मेनली होती हैं, ब्रीमोनिडीन और एप्राक्लोनिडीन। ब्रीमोनिडीन क्या करता है, भी प्रोडक्शन को घटाता है और यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाता है, मतलब इसका भी ड्यूअल मैकेनिज्म है। लेकिन इसको बच्चों में नहीं देते, चिल्ड्रन में इसलिए नहीं देते क्योंकि एपनिया कराता है और डेथ होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। बाकी जो एप्राक्लोनिडीन ड्रग है ये एलर्जी बहुत ज़्यादा कराता है, इसलिए इसको उतना प्रेफर नहीं किया जाता। और टाइकीफाइलेक्सिस भी, मतलब इसका जो एक्शन शो करना चाहिए डोज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है, बहुत जल्दी डिक्रीज कर जाता है, इसलिए इसको भी उतना प्रीफर नहीं करते। बाकी तुम्हारी जो फोर्थ ड्रग है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है वो देखो तुम्हारी दो टाइप की होती है, एक होती है ओरल और एक होती है टॉपिकल। अगर जो ओरल दे रहे हैं तो सिस्टमिक इफेक्ट शो करेगा, मतलब पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो टॉपिकल दे रहे हैं वो मेनली आई पे टारगेट करेगा, तो लोकलाइज्ड इफेक्ट शो करता है। बाकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्या करता है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो तुम्हारा एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इनहिबिटर तो उसको जब एंजाइम को रोकेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्शन डिक्रीज कर जाता है। तो जो सिस्टमिक ड्रग इसमें है एसिटाजोलामाइड यूज़ किया जाता है और मेथाजोलामाइड। तो एसिटाजोलामाइड जो है काउंटर इंडिकेट होता है सल्फा एलर्जी, अगर किसी पर्सन को सल्फा ड्रग से एलर्जी है तो उसको एसिटाजोलामाइड नहीं देते। बाकी ये हाइपोकैलेमिया भी कराता है, एसिडोसिस, क्रोनिक रेनल किडनी फेलियर कराता है, ई स्टोन बन सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इसके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं एसिटाजोलामाइड ड्रग के। और जो तुम्हारा टॉपिकल ड्रग है टॉपिकल अल्फ़ा टू टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, इसमें तुम्हारा आता है डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड। तो ये मोस्टली ड्रग यूज़ किए जाते हैं बच्चों के लिए, इसीलिए कहते हैं इसको ड्रग ऑफ चॉइस माना गया है चिल्ड्रन में, और ये सेफेस्ट होती है। वहीं पर जो तुम्हारी फिफ्थ कैटेगरी की ड्रग आती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, उसमें भी मेनली तुम्हारा PGF2 अल्फ़ा। ये क्या करता है, ये यूवी स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा देता है। इसमें तुम्हारी देखो 3 ड्रग लिखा है, वैसे काफ़ी ड्रग होती हैं, लेटेनोप्रास्ट, ट्रेवोप्रास्ट और बीमेट्रोप्रास्ट। बीमेट्रोप्रास्ट जो पावरफुल एंटी ग्लोकोमा इफेक्ट शो करता है, तो इससे मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन बीमेट्रोप्रास्ट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन को ड्रग ऑफ चॉइस माना गया है ओपन एंगल ग्लोकोमा के लिए या फिर नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा के लिए भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो ये ड्रग है तो ये भी एडवर्स इफेक्ट शो करेगी, तो ये UIT शो करती है, ब्लेफेरोकंजक्टिवाइटिस और भी बहुत सारे होते हैं। और जो तुम्हारी लास्ट ड्रग बचती है हाइपर ऑस्मोटिक्स। तो हाइपर ऑस्मोटिक्स को जो नॉर्मली यूज़ नहीं करते क्योंकि ये जो IOP को कम करता है बहुत कम समय के लिए, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। बाकी अगर बहुत ज़्यादा इंट्राकुलर प्रेशर बढ़ा तो उसमें ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करते हैं, मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट कह सकते हैं यूज़ करते हैं। तो इमरजेंसी तुम्हारा क्या है, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा ही तुम्हारा इमरजेंसी कंडीशन होता है। बाकी साइड इफेक्ट यही है कि लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए डिक्रीज करता है IOP, इसलिए लंबे क्रोनिक यूज में इसको किसी काम का नहीं है। बाकी इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, देखो जैसे तुम्हारा विट्रस ह्यूमर है उसमें 98% वाटर होता है, तो हाइपर ऑस्मोटिक्स क्या करता है, ब्लड में ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है, मतलब ब्लड में गाढ़ापन बढ़ जाता है, तो वाटर जो है विट्रस ह्यूमर से मूव करने लगता है ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होता है आँखों में प्रेशर ये घटा देगा, तो उसकी वजह से क्या होगा IOP भी घट जाएगा श्रिंकेज या विट्रस ह्यूमर की वजह से। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तुम्हारा एक आता है मैनिटॉल ड्रग आता है और एक आता है तुम्हारा आइसोसार्बाइड। तो मैनिटॉल को इंट्रावेनसली देते हैं जबकि आइसोसार्बाइड को ओरली देते हैं। और देखो मैनिटॉल फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी ग्लोकोमा ड्रग, इसको माना गया है 20 मिनट में ही काम करता है। अगर कोई पर्सन एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा का आता है उसमें मैनिटॉल देते हैं तुरंत, ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब क्विक रिलीफ देता है लेकिन बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए देता है, इसलिए इसको सर्जरी के पहले भी यूज़ किया जाता है। हाइपर ऑस्मोटिक को सर्जरी के पहले देते हैं ताकि IOP को कम करके फिर उसके बाद सर्जरी परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारा जो सबसे पहला है आर्गन लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी। इसमें क्या करते हैं, एक लेजर लाइट को पास करते हैं आई से और ये कहाँ पे फोकस कराते हैं, इसको ट्रेबेकुलर मेशवर्क पे, जिससे क्या करता है ये एक स्मॉल होल या कहें कि स्पॉट बना देता है ट्रेबेकुलर मेशवर्क में, जिसकी वजह से क्या होता है एक्वस ह्यूमर का जो ट्रेबेकुलर फ्लो रुक गया था उसको बढ़ावा देता है। देख रहे हो, इसको लेजर लाइट को पास कर रहे हैं और ये देखो इस प्लेट से टकराते हुए एक एंगल के द्वारा जाती है सीधा ट्रेबेकुलर मेशवर्क में और तुम्हारा होल कर देती है। इसी को ALT कहा गया है। ये देखो इसमें यही दिखाया गया है।
बाकी तुम्हारा जो दूसरा होता है सर्जिकल प्रोसीजर में ट्रैबेकुलेक्टमी। ट्रैबेकुलेक्टमी में क्या करते हैं, इसमें भी हम रास्ता बनाते हैं ट्रैबेकुलर मेसवर्क में। ये काफ़ी पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल सर्जरी मेथड है, जिसको माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें एक एक करके ऊपर से स्ट्रक्चर जो है हटाते जाते हैं और उसके द्वारा फिर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तो इसमें लेज़र टेक्निक का यूज़ नहीं किया जाता। बाकी जो ALT टेक्निक ALT है, ये न्यू सर्जिकल टेक्निक है और ये काफ़ी ओल्ड टेक्निक है ट्रैबेकुलेक्टमी। बाकी देखो ये तुम्हारा होल दिखाया गया है लेज़र के द्वारा जो क्रिएट किया जाता है आर्गन लेज़र के द्वारा, ठीक। और ये तुम्हारा दिखाया है ट्रैबेकुलेक्टमी को, कंजक्टाइवा को निकालते हैं फिर उसके एक पार्ट को निकाल देते हैं। तो यही सब दिखाया गया है इसमें। बाकी जो तुम्हारा थर्ड सर्जिकल मेथड है लेज़र आयरेक्टोमी या फिर जिसको पेरीफेरल आयरेक्टोमी भी कहते हैं, ये मेनली तुम्हारा एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, सर्जन जो है एक स्मॉल इंसीजन बना देते हैं पेरीफेरल कॉर्निया के पेरीफेरी पे एक स्मॉल इंसीजन बना देते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है एक होल बन जाता है पेरीफेरल आइरिस में। लेज़र की मदद से करते हैं, ठीक। ये देखो, अगर लेज़र आयरोडोटमी में लेज़र की मदद से पेरीफेरल आइरिस पे होल बनाते हैं और पेरीफेरल आयरोडक्टमी में क्या करते हैं स्मॉल इंसीजन बनाते हैं पेरीफेरल कॉर्निया में। तो ये दो चीज़ें हैं। ये देखो आयरोडोटमी, और ये जो स्पॉट ये तुम्हारा बाहर से भी दिखाई देता है। अगर किसी पर्सन ने आयरोडोटमी कराया है तो तुम उसको बाहर से देखोगे तो तुम उसके आइरिस में तुमको ऐसा छोटा सा स्पॉट दिखाई देगा। इसकी वजह से क्या ये एक न्यू कह सकते हैं बाईपास चैनल बना देता है, जिसके द्वारा जो है जो एक्वस ह्यूमर ड्रेन नहीं हो रहा था वो ड्रेन होने लगता है। जैसे अगर ये ब्लॉक था तो फिर ये इधर से पास हो जाएगा जो ये होल बनाया गया है। तो ये था तुम्हारा लेज़र आयरोडोटमी। तो ये था तुम्हारा मैनेजमेंट ऑफ ग्लोकोमा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूल दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।